हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का अज्यू एजुकेशन लाइव यूट्यूब चैनल पर। जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में दबा लीजिए बेल आइकन का बटन, जिससे कि आने वाली वीडियो के बारे में आप सभी को पता चल सके सबसे पहले। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ऑनलाइन प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 119 इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। हर वैकेंसी के लिए इंपॉर्टेंट साबित होंगे। जो भी स्टूडेंट इलेक्ट्रिशियन बेस की वैकेंसियों के लिए तैयारी कर रहा है उन सभी में। इससे पहले 118 टेस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। जिस भी स्टूडेंट ने अभी तक नहीं देखे देख सकते हैं। इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, वहां से आप कवर कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। अब बात आती है, इफ स्पैन लेंथ इज डबल्ड विद नो चेंज इन अदर फैक्टर्स द सेग ऑफ द लाइन विल बिकम। यदि अन्य कारकों में परिवर्तन किए बिना विस्तृत लंबाई दुगनी कर दी जाती है तो लाइन का जोल है वो कितना हो जाएगा? 2 गुना, या 8 गुना, या 4 गुना, या 0.5 गुना? बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट है, फटाफट टाइप करके बताइए। यदि अन्य कारकों में परिवर्तन किए बिना विस्तृत लंबाई दुगनी कर दी जाती है तो लाइन का जोल कितना हो जाएगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी 4 गुना हो जाएगा, यानी 4 टाइम्स। तो एस बराबर में मैंने आपको सूत्र बताया था पिछले टेस्ट में, WL² बटा में 8T। यानी एल का मतलब लेंथ हो गया, उसको दोगुना करने पर दूसरे फैक्टर में कोई परिवर्तन न करने पर सेक 4 गुना हो जाएगा, क्योंकि लेंथ वर्ग के डायरेक्ट यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। एस समानुपातिक होता है एल स्क्वायर के। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 2 नंबर। अब बात आती है, सिरोपरी पारेषण लाइन में तापक्रम बढ़ने का प्रभाव है प्रतिबल और लंबाई दोनों का बढ़ना, प्रतिबल और लंबाई दोनों का घटाना, प्रतिबल घटाना और लंबाई बढ़ाना, या उपरोक्त में से कोई नहीं। सिरोपरी पारेषण लाइन की बात हो रही है यहाँ पे। तो तापक्रम बढ़ने का प्रभाव क्या होता है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी प्रतिबल घटाना और लंबाई को बढ़ाना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 3 नंबर। अब बात आती है, एच टी केबल्स का उपयोग प्राय कहाँ तक किया जाता है? 11 किलोवोल्ट, 33 किलोवाट वोल्ट, या 66 किलोवोल्ट, या 132 किलोवोल्ट? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम से पूछा गया है। एच टी हाई टेंशन जो केबल्स होती है उनकी बात हो रही है यहाँ पे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी 11 किलोवोल्ट। अब थोड़ा ध्यान से सुनिए। एक होता है एलटी, यानी लो टेंशन। तो उसका उपयोग कहाँ तक होता है? हमेशा, यानी अप टू 1000 वोल्ट या 1 किलोवोल्ट इसको बोल सकते हो आप। और एक होता है एच टी हाई टेंशन, जिसका मैंने आपको बता दिया अप टू 11 किलो वोल्ट। उसके बाद में होता है एस टी। एस टी का मतलब होता है सुपर टेंशन। ये होता है 22 किलोवोल्ट टू 33 किलोवोल्ट, यानी केवी तक। उसके बाद में होता है ई एच वी, सॉरी ई एच टी, एक्स्ट्रा हाई टेंशन केबल्स। तो इनका उपयोग होता है 33 से लेकर 66 किलोवोल्ट तक। उसके बाद में आती है एक्स्ट्रा सुपर वोल्टेज केबल्स, जो कि 132 किलोवोल्ट तक कार्य करती है। समझिए आगे होगा आप सभी को। यानी ईएसटी के बाद में कौन सी आती है? एक्स्ट्रा सुपर वोल्टेज केबल्स। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों 4 नंबर। ये भी इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम से पूछा गया है। केबल संस्तरण किससे बना होता है? द बेडिंग ऑफ ए केबल कंसिस्ट ऑफ, यानी जूट का या टाट का, जिसको हेशियन क्लॉथ बोला जाता है, या बोथ जूट एंड हेशियन क्लॉथ दोनों का, या नन ऑफ दीज? बताइए कौन सा इसका राइट आंसर होगा। केबल संस्तरण किससे बना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, जूट और टाट दोनों का बना होता है। यानी केबल संस्तरण जूट और टाट दोनों से बना होता है। यह शीत के ऊपर लगा होता है और यह शीत को सुरक्षा प्रदान करता है। संस्करण के ऊपर जीआई की तार की आर्मरिंग की जाती है, जो कि शीत को यांत्रिक हानि से बचाती है। समझे आगे होगा आप सभी को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 5 नंबर। अब बात आती है केबल की आवेशन धारा, द चार्जिंग करंट इन केबल्स। तो वो वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे रहती है, या 180 डिग्री पीछे रहती है, या वोल्टेज से 90 डिग्री आगे रहती है, या 180 डिग्री आगे रहती है? इसका आंसर बताइए कौन सा होगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, लीड ऑफ द वोल्टेज 90 डिग्री। यानी केबल में आवेशन धारा वोल्टेज से 90 डिग्री आगे रहती है, क्योंकि इसमें धारिता का मान प्रेरकता की तुलना में अधिक होता है, इसलिए धारा लीडिंग नेचर की ही होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों 6 नंबर।
अब बात आती है भूमिगत केबल्स बिछाने के लिए निम्न में से किस पद्धति का इस्तेमाल किया जाता है? प्रत्यक्ष बिछाना यानी डायरेक्टली लेइंग, या ड्रॉ इन सिस्टम प्रणाली में खींचना, या सॉलिड सिस्टम जिसको ठोस प्रणाली बोला जाता है, या सभी विकल्प सही हैं। ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। भूमिगत केबल्स बिछाने के लिए निम्न में से किसी पद्धति का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, मतलब सभी ऑप्शन इसके राइट है। थोड़ा सा इसके बारे में आपको बता देता हूँ। भूमिगत केबल्स बिछाने के लिए प्रत्यक्ष बिछाना, प्रणाली में खींचना और ठोस प्रणाली पत्ती का इस्तेमाल किया जाता है। प्रत्यक्ष विधि क्या होती है? इस विधि के अंतर्गत 120 सेंटीमीटर गहरी, यानी गहराई कितनी होती है? 120 सेंटीमीटर, समझे आगे होगा आप सभी को, गहरी और 50 सेंटीमीटर चौड़ी खाई खोदी जाती है। चौड़ाई कितनी होती है? 50 सेंटीमीटर, जिस पर 10 सेंटीमीटर मोटी सूखी बालू की रेत की परत बिछाई जाती है और उसके ऊपर केबल को बिछाया जाता है। केबल के दोनों तरफ ईंटों की दीवार बनाई जाती है और ईंटों या स्लैब से पाटकर मिट्टी ढक दिया जाता है और इस प्रकार की केबल को पूर्णतः सुरक्षा प्रदान की जाती है। यह एक सर्वाधिक सरल विधि होती है और इसकी मरम्मत एवं अनुरक्षण करने का कार्य है वो सरल होता है और इस विधि का उपयोग सर्वाधिक होता है। समझे आगे होगा आप सभी को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 7 नंबर। अब बात आती है केबल के कवच के लिए साधारणतः किस पदार्थ का इस्तेमाल किया जाता है? जस्तेदार इस्पात तार, यानी जिसको गैल्वेनाइज्ड स्टील वायर बोला जाता है, या इस्पात पपीता यानी स्टील टेप, या जस्तेदार इस्पात तार और इस्पात फीता दोनों, या नन ऑफ दिस। बताइए कौन सा इसका राइट आंसर होगा। केबल के कवच के लिए साधारणतः किस पदार्थ का इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, गैल्वेनाइज्ड स्टील और स्टील टेप दोनों का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों 8 नंबर। अब बात आती है द अंडरग्राउंड सिस्टम कैन नॉट बी ऑपरेटेड अबोव, यानी भूमिगत प्रणाली का जो संचालन होता है वो किसके या किससे ऊपर नहीं किया जा सकता? 440 वोल्ट से, या 11 किलो वोल्ट से, या 33 किलो वोल्ट से, सॉरी 33 किलो वोल्ट और 66 किलो वोल्ट। भूमिगत प्रणाली का जो संचालन है वो किससे ऊपर हम नहीं कर सकते नियमानुसार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी 66 किलो वोल्ट। क्योंकि 220 किलोवोल्ट लाइन हेतु अंडरग्राउंड प्रणाली में सिरोपरी संचरण की तुलना में 13 गुना अधिक खर्चा लगता है और 66 किलोवोल्ट से अधिक की वोल्टेज पर चार्जिंग करंट का मान है वो भूमिगत लाइन में अत्यधिक या ज्यादा हो जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों 9 नंबर। द इंसुलेटिंग मटेरियल्स फॉर केबल्स शुड बी, केबल में उपयोग की जाने वाली विद्युत रोधी सामग्री होनी चाहिए नॉन हाइग्रोस्कोपिक, या नॉन इनफ्लामेबल, या एसिड प्रूफ, या ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। ये सभी विकल्प सही है। बताइए कौन सा इसका राइट आंसर होगा। केबल में उपयोग की जाने वाली विद्युत रोधी जो सामग्री होती है वो किस प्रकार की होनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी सारे ऑप्शन सही है। नॉन हाइड्रोस्कोपिक भी होनी चाहिए, नॉन इनफ्लेमेबल भी होनी चाहिए, एसिड प्रूफ भी होनी चाहिए, हाई रेजिस्टिविटी भी होनी चाहिए, हाई डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ भी होनी चाहिए, हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी होनी चाहिए, केमिकल स्टेबिलिटी होनी चाहिए, और हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड प्लास्टिसिटी भी होनी चाहिए उसमें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 10 नंबर। अब बात आती है एक केबल में विद्युत सामर्थ्य कहाँ अधिक होता है? चालक पर परत यानी लेयर ऑन द कंडक्टर, या आंतरिक चालक यानी इनर साइड ऑफ आर्मरिंग, या आउटर साइड ऑफ आर्मरिंग कवच के बाहरी ओर, या इसमें से कोई नहीं। एक केबल में विद्युत सामर्थ्य कहाँ अधिक होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, लेयर ऑन द कंडक्टर। समझे आगे होगा आप सभी को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों 11 नंबर। अब बात आती है केबल के लिए रोधन सामग्री होनी चाहिए उच्च पैरावैद्युतिक सामर्थ्य वाली, उच्च यांत्रिक सामर्थ्य वाली, या निम्न लागत वाली, या सारे विकल्प सही हैं। तो बताइए कौन सा इसका राइट आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी सारे इसमें गुण होने चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 12 नंबर। अब बात आती है निम्न में से कौन सा एक प्रमुख शक्ति कारक प्रणाली है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लीडिंग पावर फैक्टर सिस्टम? तो अंडरग्राउंड केबल्स, या रिएक्टर्स, या मरकरी आर्क रेक्टिफायर्स, या ट्रांसफॉर्मर्स। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, हर वैकेंसी में लगभग पूछा जाता है जो इलेक्ट्रिशियन बेस की होती है। बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी अंडरग्राउंड केबल्स, भूमिगत केबल। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों
13 नंबर। अब बताती है धात्विक आवरण साधारणतः किससे बना होता है? लेड का, एल्यूमिनियम का, लेड और एल्यूमिनियम दोनों का, या इसमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, लेड और एल्यूमिनियम का। यानी केबल के विद्युतरोधन पदार्थ को नमी, सीलन, आर्द्रता, पानी आदि बाहरी आवश्यक जलम में पदार्थों से होने वाली क्षति को रोकने के लिए विद्युतरोधी पदार्थ के ऊपर धात्विक कोष, शीशा या एल्यूमिनियम या इनकी मिश्र धातु की पतली चादर का गोलाकार खोखले पाइप की तरह होता है, और जो करोड़ चालकों तथा विद्युत रोधन पदार्थों को जोड़कर बांधने का भी कार्य करता है और केबल को भू आवरण प्रदान करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों 14 नंबर। केबल की लंबाई और धारिता के बीच क्या संबंध होता है? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन लेंथ ऑफ द केबल एंड द कैपेसिटेंस? यानी कोई भी संबंध नहीं होता, नो रिलेशनशिप, या इक्वल रहता है, समान होता है, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है यानी अनुक्रमानुपाती, या इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है यानी व्युत्क्रमानुपाती। तो बताइए कौन सा इसका राइट आंसर होगा? केबल की लंबाई और धारिता के बीच संबंध क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी अनुक्रमानुपाती होता है। केबल की लंबाई और धारिता का बीच संबंध अनुक्रमानुपाती मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टाइप का होगा। जबकि केबल के इंसुलेशन का जो प्रतिरोध है वो केबल की लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और केबल की इंसुलेशन रेजिस्टेंस सदैव केबल की पीक वोल्टेज रनिंग या रेटिंग पर निर्भर करता है। समझे आगे होगा आप सभी को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों 15 नंबर। अब बात आती है इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ ए स्ट्रेट केबल इज। एक सीधे केबल का रोधन प्रतिरोध क्या होता है? 0, 1, या तार की लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती, या तार की लंबाई के समान अनुपाती होता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, फटाफट इसका आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी तार की लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसका फॉर्मूला बता देता हूं आपको, कई बार एग्जाम से पूछा जाता है। आर बराबर, पूछा क्या गया है? रोधन प्रतिरोध। इसको बड़े आर से प्रदर्शित करेंगे तो इसका सूत्र होता है रो बट्टा में 2 पाई एल। एल मतलब उसकी लेंथ हो गई केबल की, और लॉग R2/R1। समझे आगे होगा आप सभी को। या हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, आर व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/लेंथ के। तो धन्यवाद दोस्तों आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए। आप सभी का प्यार इसी प्रकार से बना रहे अज्जू एजुकेशन लाइव यूट्यूब चैनल के साथ। तो कृपया करके इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए आपके पास जितने व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप है उन सभी में, जिससे कि हमारा भी हौसला बढ़े, हम भी आपके लिए बेहतरीन क्लासेस लेके आए, हर स्टूडेंट को पता चल सके इन लाइव डेली टेस्टों के बारे में। और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन के जरिए पता चल सके क्लासेस अवेलेबल हो चुकी है। धन्यवाद दोस्तों, आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम। व्हाट्सएप और टेलीग्राम, इंस्टा, फेसबुक पर आप जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी लिंक्स अवेलेबल हैं। आप पिछली टेस्ट भी देख सकते हो, उसका भी प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है। धन्यवाद दोस्तों, आप सभी का दिन शुभ।